अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सहर बुखारी प्रेजेंटिंग अचीवर टॉक। और आज की हमारे जो गेस्ट हैं मिस सुमेरा मलिक, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं, रावी अर्बन डेवलपर के भी मेंबर हैं, उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर हैं। सो वेलकम टू मिस सुमेरा मलिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। मिस सुमेरा, आपको वैसे तो लोग जानते हैं, बट मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं और बताएं कि एक फ़ीमेल जो होती है वो जब लाइफ में सक्सेसफुल होती है तो वो कौन कौन से चीज़ों को अचीव कर सकती है और अपना नाम खुद से बना सकती है। आपकी अचीवमेंट के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, मतलब आपने एजेंसीज़ में भी काम किया, आपने ट्रेनिंग भी की, आपने वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है, बट वहाँ पर भी आप एडवाइस करती हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ आप काम कर रही हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस Sahar, thank you so much. First of all, you invited me at this platform, which is CEOs, Achievers. I mean, like you have made something in your life, and I'm feeling really honored that you thought that I am capable of this achievements title. I started at a very young age when I was like around 16-17 years old, and I started with a very small, it was a humble startup, you can say, that was like as a primary school teacher, and then having my own academy. But moving from there, I worked with different organizations, including FOCOR, including APSACS, where I worked as a coordinating officer and trainer. And after that, I joined DHA Lahore. I headed public relations there as a team leader, and I had a good experience with that. Along with my job, what I did was like I kept my education part continue side by side. Like if you are gonna talk about my first master degree, that I had in 2003, and then I restarted in 2010 again. एक जो फीमेल है, आपने कहा फीमेल, आई थिंक कि फीमेल मल्टी टैलेंटेड होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। आदमी एक चीज़ पे फोकस करता है और उसी को प्राइम अटेंशन देता है, बट जो फीमेल होती है वो मल्टी टास्कर होती है। वो घर भी देखती है, वो बच्चे भी देखती है, हस्बैंड भी देखती है, रिलेटिव्स भी देखती है, जॉब भी देखती है, और जॉब के अंदर भी डिफरेंट सेगमेंट्स देखती है। सेकंड, आपने मुझसे ये कहा कि रियल स्टेट के अंदर वुमेन हमारे स्पेशली पाकिस्तान की कम्युनिटी में नहीं है। आई थिंक अभी ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स अभी रियल एस्टेट एजेंट्स के तौर पे भी काम कर रही हैं। दे आर वर्किंग। अभी आप अगर आप देखें ज़मीन.com को देखें, या आप इवन DHA को देखें, इवन आप दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ को देख लें, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 2, 4, 6 फीमेल्स ज़रूर नजर आएंगे। बट वो एक वर्किंग करना, एक वहाँ पे एक एम्प्लॉय की तरह काम करना, और एक ट्रेनिंग करना, उसे हेड करना, मतलब ये वाली चीज़ें पहले पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता था। बहुत कम ऐसी फीमेल हैं वेल एजुकेटेड होकर वो इस फील्ड में आने के लिए उनकी फैमिली अप्रूवल नहीं देती। बट आपने ये डिसीजन लिया इस सब के बावजूद भी, और ट्रेनिंग्स भी आप करवाती हैं। आप आर्मी में भी ट्रेनिंग करवा चुकी हैं रेंजर्स वगैरह की। सो मतलब ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक नॉर्मली अब फीमेल है, उसने पाकिस्तान में जो इस वक्त इकोनॉमी की कंडीशन है, वर्क करना है, वो आपको कहीं पर भी जगह मिल जाए, आप वहाँ पे काम कर लेते हो। लेकिन जब आप इतने वेल क्वालिफाइड होते हो और इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उसके बावजूद ऐसी किसी जगह को चूज़ करना वो थोड़ा सा डिसीजन, क्योंकि हम जितना मर्जी हम तरक्की कर जाएँ, बट मेंटली तौर पर जो एशिया और स्पेशली पाकिस्तान, वो शायद अभी भी 100 साल पीछे है। फीमेल वेल एजुकेटेड होकर अगर यहाँ पर किसी हाई अच्छी पोस्ट पे होती है, किसी हाई डेजिग्नेशन पे होती है, उसको उस तरह सपोर्ट नहीं किया जाता। तो आप चाहती तो पाकिस्तान से बाहर भी कर सकती थी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरा मुल्क जो है, मेरी मिट्टी, ये मेरी पहचान है, ठीक है, और मेरे ख्याल से हम सबको सबसे पहले इसको देखना चाहिए। हमारे फोर फादर्स ने जो भी सेक्रीफाइसेस किए उन्होंने कर दिया, अब हमारी बारी है ना। वी नीड टू इम्प्रूव थिंग्स हियर।
जहाँ तक आपने एक बात की कि फीमेल्स आर नॉट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी बिजनेस और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में एज एम्प्लॉयज़ पे काम नहीं करते, तो यहाँ पे परसेप्शन थोड़ी सी गलत है। अगर आप कोई फीमेल्स DHA में जॉब कर रही हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी को डील नहीं कर रही हैं, वो डिफरेंट सेगमेंट्स को देख रही हैं, ठीक है। उसमें आप कह सकते हो मार्केटिंग हो सकता है, पब्लिक रिलेशनिंग हो सकती है, उसमें आपकी फैसिलिटेशन हो सकती है, आपके कोई लीगल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर कर सकती हैं। आई थिंक हमारी सोसाइटी में अगर ओवरऑल हम देखें तो अभी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो गया है। अभी जो फीमेल्स हैं और दे आर इन टू वर्किंग, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं उनको देखते हुए भी और अदरवाइज भी दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स टू शेयर द बर्डन्स ऑफ मेल्स, इकोनॉमिकल बर्डन्स। तो आई थिंक कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, और पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने मुल्क में तो हमें हर तरह की आज़ादी है, बट आप जब दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास सेकंड सिटीजनशिप होती है, तो वहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल आई थिंक होता है। ओके 80% जो लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट नहीं करते, बट शायद मतलब आप वेल एजुकेटेड हो चुके हैं और आप उस सिनेरियो में चीज़ों को देखती ही नहीं हैं कि मतलब लोगों की सोच उस लेवल पे क्या है। आप इस लेवल पे सोच रही हैं, लेकिन हम जहाँ सरवाइव कर रहे हैं वहाँ हर लेवल पे हमें देख कर के फ़ीमेल को किस तरह देखा जाता है और वो कौन कौन सी पोजीशन पे उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन पूछा था। और आपको इस सब में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है ना, वो आप if you are married or even unmarried, आप की लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ नॉलेज होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ फीमेल्स को चूँकि वी आर नॉट, हम स्पीकिंग के ऊपर, लिसनिंग के ऊपर हम बिल्कुल काम नहीं करते, हम स्पीकिंग के ऊपर काम करते हैं हमेशा। हमारे स्कूल्स में भी ऐसे पढ़ाया जाता है। तो जो फीमेल्स हैं ना, उनके पास जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, that is the most difficult area I have found, because एक तो उनको एक शाइनेस होती है कि हाँ ये आदमी, इससे मैंने बात कैसे करनी है, अच्छा इसने मुझे ऐसे तो नहीं देख लिया, इसने मुझे वैसे तो नहीं देख लिया। और हमारे यहाँ जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आदमी बड़े उस एतमाद के साथ बात कर लेता है, और फीमेल थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ से रिलक्टेंट होती है कि वो इनिशिएट नहीं करे कॉन्वर्सेशन को। तो दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया I guess while you are working with such organizations which are male oriented. अच्छा, लाइफ की कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जिसे आपको लगा कि मतलब ये मुझसे नहीं होनी चाहिए थी? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो मुझे लगता है मेरी लर्निंग बहुत हुई होगी उन मिस्टेक्स से। तो व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि ऐसी कोई गलती नहीं है जिससे लर्निंग नहीं की होगी। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। येस, व्हेन आई वाज काउंसलिंग तो देयर वाज अ फीमेल एंड अ मेल, दे केम टू मी एज अ कपल काउंसलर, आई केप्ट वर्किंग। तो वहाँ पे आई एक्चुअली open that conversation, so I didn't like that. That was the mistake which professionally, morally or being a female I won't have done. So वो अगर आप 5 को multiply करोगे 1 से, तो I think that was the only mistake which I repent. Even now there's a repentance. आपकी लाइफ का गोल क्या था? क्या बनना चाहती थी? वो लगता है सारे अचीव कर लिए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का गोल है टू बी अ ह्यूमन, and I'm trying hard to achieve that goal, but still struggling, still trying to be a human. Okay, अब वुमेन एम्पावरमेंट का जब आपने डिसीजन लिया तो उस वक्त क्या सोच के लिया था? सहर, इसमें ऐसा है कि मैंने ये खुद से डिसीजन नहीं लिया, इट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी। जब पंजाब यूथ काउंसिल में मैंने वर्कड एज अ डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट, तो आई ऑब्जर्व्ड लॉट मेनी थिंग्स, लॉट मेनी मिजरीज विच फीमेल्स वर फेसिंग। तो मेरा मानना ये था, जैसे हम कहते हैं ना कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे ख्याल से एक औरत को कामयाब करने के लिए एक अच्छे आदमी का हाथ होना ज़रूरी है।
एक सेकेंडली औरत को भी थोड़ा सा अपने रोल को ना डिफ़ाइन करना चाहिए, उसको भी ये देखना चाहिए कि उसको एम्पावरमेंट किन किन चीज़ों में चाहिए। मतलब यू कैन नॉट रन आफ्टर एवरी सिंगल थिंग। तो उन्होंने वहाँ पे मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया और लर्न किया, और वहाँ से मेरी वुमेन एम्पावरमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। और स्टिल लाइक इवन एट रोटरी इंटरनेशनल आई एम हेडिंग वुमेन एम्पावरमेंट चेयर, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव फीमेल्स लाइफ एंड टू क्रिएट सम डिफरेंस इन दिस सोसाइटी। ओके, मल्टीटास्किंग हैं आप, बट बहुत सारे आप रियल एस्टेट में भी काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रही हैं, लेकिन और डिफरेंट चीज़ें हैं, बट इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पर आपको काम करना अच्छा लगता है? डिफरेंट अगर मैं एरियाज़ में देखूँ तो मेरे जो उस्ताद थे वो भी कहते होते थे कि आई एम अ बोर्न टीचर। मुझे बच्चों को टीच करना जो है, आई फील मोर रिलैक्स्ड, आई एक्सप्लोर मोस्ट about the nature when I am teaching to the small children, to the kids. और सेकंड ये है कि जो पोजीशन मैं अभी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर होल्ड कर रही हूँ, इसकी बेस्ट चीज़ जो है वो है मीटिंग डिफरेंट पीपल, लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, मेकिंग कॉन्टैक्ट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी फैसिनेटिंग। ओके, जब आपने ये अपना लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके बाद जब आप बिजनेस फील्ड में आने की का आपने डिसीजन लिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया था? I would say my daughter. Okay. Because my daughter, she always been there. I restarted my career in 2010 in education and in the business, I would say. And I think the most appreciative and most supportive person in my life is and was my daughter. माशाल्लाह। यहाँ पे सोसाइटीज़ लोग बना लेते हैं, बट कह देते हैं जी डेवलपमेंट हो जाएगी, इतने टाइम की इंस्टॉलमेंट है और आप पे करें, और 3 ईयर के बाद ये कंप्लीट जो है वो आपको यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। तो आप बताएं कि ओवरसीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वेल आई पर्सनली बिलीव कि ओवरसीज़ को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इज़, एक तो अगर हम देखें तो रुपया की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई है, इसलिए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो ओवरसीज़ को उस तरीके से पे नहीं करना पड़ता। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट फंडिंग के लिए जो है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिफरेंट रिडम्पशंस हैं, तो आई थिंक ओवरसीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी ऑल्सो। सो जो इकोनॉमी की कंडीशन है इस वक्त, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप क्या समझते हैं? हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, या फिर आवाम खुद है? I think Awam Huda. They should not choose those people who are not capable enough to, create different beneficial opportunities. Not the misery ones, but the good opportunities for health, education, basic amenities, for basic human development. तो आई थिंक अगर लोग थोड़े से अवेयर हो जाएं और हम बिरयानी की प्लेट से थोड़े हट जाएं, तो हमारा मुल्क और हम खुद इस इकोनॉमी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, तो इट शोज़ दैट हमारे जो क्रीम है, जितनी भी लाइक हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो टॉप क्लास के, वो सारे बाहर चले जाते हैं काम करने। तो वो पढ़ते यहाँ पे हैं, एजुकेशन यहाँ से लेते हैं, लेकिन वो सब जाके दूसरे मुल्कों को करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर हमारे पास जो भी लोग रह जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो हम थोड़े बेनिफिट के लिए अपने मुल्क के बारे में हम पहले नहीं सोचते, हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, एंड वी मूव। तो आई थिंक दिस इज़ द पब्लिक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे इस तरह का किया था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब एजुकेशन के बाद और इन सब बातों के बाद आपने पाकिस्तान में सेटल होने का सोचा, और आपने सोचा कि आप सारा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यहाँ के लिए शेयर करेंगी। सो अच्छा, अब एक लाइन में मुझे बताएं कि सुमेरा मलिक क्या है? सुमेरा मलिक जो है वो एक बहुत अच्छी दोस्त है, एक एम्पैथ है, और आई वुड से अ गुड लिसनर। गुड।
अच्छा, सुमेरा मलिक जो हैं वो फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? सुमेरा मलिक फ्री टाइम में सूफी म्यूज़िक के साथ गार्डनिंग करती हैं। ओके, सुमेरा मलिक किस टाइप के फूड को ज़्यादा प्रेफर करती हैं? देसी। देसी। ओके, कोई ऐसी एक बुक या ऐसी कोई एक मूवी जो आप कहें कि दूसरों को भी देखनी चाहिए, जिससे उसे मोटिवेशन मिलेगी और शायद अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से हो जाएगा, मतलब कोई लेसन आपको मिला हो उस मूवी या उस बुक से? ओके, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स। आई थिंक जब आप किताबों की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने दो बुक्स आई एम गोना मेंशन। वन वाज सरफरोशान इस्लाम, दैट वाज इन उर्दू। उसको मुझे पढ़ के आज के एरा की समझ आती है। आई रेड दैट बुक आई थिंक 25 years ago and that book is still in my mind. And then the other book is Qasas al-Anbiya. Like once you read that book, you find out lot many things about this world. So I think these two books, they have everything in them. Okay. अच्छा, सुमेरा मलिक की नज़र में पाकिस्तान में स्पेशली एजुकेशन की कमी है या तरबियत की कमी है? मेरे ख्याल से तरबियत की ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हम एजुकेशन समझते हैं लिखने पढ़ना जान लेना इज़ एजुकेशन, जबकि एजुकेशन की डेफिनेशन ये नहीं है। एजुकेशन ही कि आपने एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को पहचानना है, तो वो तभी पहचाना जाता है जब आपकी ग्रूमिंग अच्छी होती है। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रूमिंग अच्छी नहीं है तो आपको ABCD आ भी जाएगी तो इट इज़। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? वो कहते हैं ना कि कोई एक बात होती है जो सामने वाले के दिल में उतर जाती है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि किसी भी बुरे एक्सपीरियंस से या बुरी बात से डिसहार्टेड मत होइए। बी डिटर्मिन्ड, बी कंसिस्टेंट एंड कीप ट्राइंग एंड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। These are the things which can get you where you want to go. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी इंसानों के साथ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें इंसान के ऊपर वाले के साथ होती हैं। तो आई थिंक जब आप किसी बिटर एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद भी ऑप्टिमिस्टिक रहते हो तो दैट इज़ बिटवीन यू एंड हिम, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड एंड बटर एंड एवरीथिंग। योर कंट्रीब्यूशन इज़ टू बी अ ह्यूमन एंड दैट इज़ इट। ओके, ये थी हमारे साथ सुमेरा मलिक। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और सबसे बड़ी बात हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। ऐसे ये वो लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर बात कर कर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि अगरचे के अंदाज़े बयां मेरा शौक़ नहीं है, शायद आप सबके दिल में उतर जाए मेरी बात। तो नेक्स्ट टाइम किसी और अचीवर्स के साथ इस शो को लेकर हाजिर होंगे। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।